हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो तक मैंने वैसे तो इस टॉपिक को समझा दिया था कि इकोनॉमी में पैसा किस तरीके से रन करता है। इस डायग्राम को भी मैंने अच्छे से समझा दिया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आप लोग इस वीडियो को समझ पाओगे। तो देखो, होता क्या है कि जो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग कंडीशंस के मॉडल को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो जो पहला मॉडल है हमारा टू सेक्टर, जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो तक जो ये डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को अगर आप लोग देखोगे, अभी आप लोग इस फाइनेंशियल मार्केट को मत देखो, इसको हटा दो। तो जो हमारा, फिर हम उसको अज्यूम कर रहे हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यानी जब इंसान जो खर्च कर रहा है तो वो खर्च ही करता चला जा रहा है, वो सेविंग नहीं कर रहा है इकोनॉमी में। तो जो पैसा सेव नहीं कर रहा है तो पैसा क्या हो रहा है, बस वो जो कमा रहा है और उसको खर्च करे जा रहा है। और इधर से बिजनेस फर्म भी कोई सेविंग नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम उतना अज्यूम करके चल रहे थे, लेकिन टेक्निकली सोच के देखो, पैसा तो हर इंसान सेव करता ही है। कुछ होते हैं जो अपनी मर्जी से सेव करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो सेविंग नहीं करते हैं, अपना खर्चा कर लेते हैं। तो इकोनॉमी में जो पैसा सेविंग करना है, देखो सेविंग होगा तो इंसान कहाँ रखेगा उस पैसे को, ऑब्वियसली बात है बैंक में रखेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की सैलरी जो है वो तो अकाउंट में ही आती है ना। तो पैसा इंसान उतने तो निकालेगा जितना उसको खर्च करना है, बाकी पैसे को कहाँ रखेगा, वो अकाउंट में पड़ा रहेगा पैसा। अब बैंक में जो पैसा पड़ा रहता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो क्या कर रहे हैं, इंसान के पैसे को निकाल के इधर उधर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। भाई बैंक के पास कौन सा अपना पैसा होता है, पैसा तो लोगों का ही होता है ना। पब्लिक, करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो हर इंसान का पैसा उसमें जमा होता है। उस पैसे को वो मार्केट में लगाएंगे तभी तो पैसा कमाएगा ना बैंक, उसके बाद लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ठीक। तो होता क्या है कि जो पैसा होता है ना सेविंग का, वो जितना ज्यादा होगा अकाउंट में, तो उसी के हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट होगी। अब सोचो, लोग हर जो सैलरी मिल रही है सब खर्च ही कर देंगे, बैंक में पैसा ही नहीं छोड़ेंगे, तो मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा लगाने के लिए फिर होगा कहाँ से। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिर इसमें चाहे बैंक नहीं आते, बैंक हो गए, एलआईसी हो गए, यहाँ पे सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हो गया, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सेविंग कैसे करते हैं, तो अकाउंट में करते हैं या इंश्योरेंस करा लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा देते हैं, ठीक है। वो सारा सेविंग का ही पार्ट आ गया हमारा, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अभी दूसरे कंटेक्स्ट में बात करूंगा, ये इंसान की ही सेविंग का पैसा है जो इंसान अपना मार्केट में फिक्स कर देता है, ठीक है ना। बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक। अब ये पैसा अगर नहीं लगाएगा इंसान, सेविंग नहीं करेगा, तो मार्केट में फिर इकोनॉमी चलेगी कैसे। उसका कारण ये होता है कि मार्केट की इकोनॉमी को रन करने के लिए, जैसे अगर मान लो इन्वेस्टमेंट और सेविंग को हम भूल जाएं, तो पैसा इकोनॉमी में गोल गोल घूमता रहेगा। तो इसके चलते हुए क्या होगा, मार्केट में इकोनॉमी में कंट्रोल नहीं कर पाएगी सरकार। फिर उसको, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करेगी, तो अब याद करो, लास्ट वीडियो में मैंने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताया था कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कैसे मार्केट कंट्रोल किया जाता है पैसे का। तो अब उसको समझाऊंगा कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो देखो, होता क्या है, इंसान जब सेविंग करेगा पैसे को, वो अकाउंट में रहेगा उसका पैसा, तो फिर फाइनेंशियल मार्केट यानी कि बैंक वगैरह में पैसा सेव करेगा। और उसी पैसे से क्या होता है, देखो, जब इंसान खर्च कर रहा था तो डिमांड बढ़ रही थी, उसकी बिजनेस फर्म की अच्छी कमाई होगी, क्योंकि इंसान डिमांड कर रहा है, चीजों को खरीद रहा है, तो पैसा वो आगे पहुंचा रहा है। लेकिन अगर इंसान डिमांड करनी यहाँ पे कम कर देगा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं, इंसान जो है वो खर्च कर रहा था, मतलब मानो वो 500 यूनिट डिमांड कर रहा था, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, और उसके खर्च करने से 500 करोड़ इकोनॉमी में फ्लो कर गया, वो खर्च कर गया 500 करोड़। तो फिर 500 करोड़ जब गया तो फिर लोगों के पास दोबारा कमाई का जरिया तो बढ़ा ना, रेंट, सारी चीजें सही चल रही है इकोनॉमी। अब हुआ क्या, उसने 500 यूनिट की जगह सिर्फ 250 यूनिट ही डिमांड करी, तो डिमांड गिर गई। जब डिमांड गिरी तो पैसा भी गिरेगा, 500 करोड़ रुपए ही फिर जाएगा मार्केट में। अब जब पैसा कम जाएगा बिजनेस फर्म के पास, पहले से पैसा कम जा रहा है ना, क्योंकि इंसान सेविंग करने लग रहा है, तो बिजनेस फर्म के पास जब पैसा कम जाएगा तो क्या होगा, तो जब वो प्रोडक्शन कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा तो क्या होगा, बेरोजगारी आएगी, लोगों को नौकरी नहीं देगा, क्योंकि भाई मार्केट में जब तक डिमांड ही नहीं होगी। अब एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है, वो कुछ सामान बनाती है, अब उसकी मार्केट में डिमांड ही गिर गई उस सामान की। मान लो ये मार्कर है मेरे हाथ में, अभी इसकी डिमांड है मार्केट में बहुत ज्यादा, अगर हम लोग मार्केट में ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तभी तो इसकी फैक्ट्री में काम करने वाली जो लेबर होगी, मैनेजर्स होंगे, कोई भी एम्प्लॉय होगा, तभी तो उसको सैलरी मिलेगी। अब इसकी मार्केट में ही डिमांड गिर जाएगी तो फिर उसको सैलरी कैसे मिलेगी, तो क्या देखने को मिलेगा, हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो बिजनेस फर्म के पास अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, चीजें गिरती चली जाएंगी, प्राइस कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे जो सेविंग वाला पैसा होता है, क्योंकि अब इसने क्या करा, 500 यूनिट सेव कर लिया ना, तो अब यहां से इकोनॉमी में क्या होता है, अब यहां से थर्ड चैप्टर निकल कर आएगा, जिससे एक और पैसा कमाने का मौका मिलेगा। किसको, बैंक्स को, फाइनेंशियल मार्केट को। उसने क्या करा, जो बाकी का 250
यूनिट था वो, यानी कि 250 करोड़ वो सेविंग में चला गया। अब ये 250 करोड़ एक आदमी का नहीं हो गया, मल्टीपल लोगों का हो गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, एग्रीगेट, सारे लोगों का हो गया। 250 करोड़ उसने बैंक में सेविंग कर लिया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक अपने पास तो रखेगा नहीं, बैंक उसको फिर क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट में लगाएगा। तो सेविंग से ही फिर इन्वेस्टमेंट होगी। तो हम लोग सेविंग और इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं ना, इसका जो मेन थीम है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट ही है। तो अब क्या होगा, वो इसको आगे देगा बिजनेस फर्म को कि लो भाई हमसे लो पैसा, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लोग कम खर्च कर रहे हैं तो पैसा हम देंगे, तुम अपना सेटअप बनाओ। तो बिजनेस को चलाने के लिए सबसे बड़ा रोल क्या होता है, बिजनेस के लिए सबसे बड़ा रोल होता है इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस हुआ उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है, कैपिटल की जरूरत पड़ती है, नई तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नई तरीके का मतलब लोगों की डिमांड को कैसे बढ़ाना है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो इंसान की कमाई तो जो है वो पहले भी एक तरीके से चल रही थी इन्फ्लेशन के साथ, आज भी इंसान की कमाई है। कोई अगर ये कहे कि पहले जमाने के मुकाबले आज के जमाने में लोगों की इनकम बढ़ गई है, तो चीजों के दाम भी तो बढ़ गए हैं ना, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, देखो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इतनी बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज आ गई। पहले जमाने में क्या हुआ करता था, पहले इंसान शॉपिंग जो है साल में या 6 महीने में त्योहारों पे और शादियों पे किया करता था। अब तो इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में शॉपिंग करता है, घर बैठा बैठा अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर कर देता है। इनकम, ऐसा तो नहीं कि इनकम बढ़ गई, इनकम तो वही थी। तो क्या है कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, पैसा लगाया है किसमें, डिजिटली ऑनलाइन पैसा लगाया गया है, जिससे लोगों को अट्रैक्शन डाला गया है कि लोगों को हैबिचुअल कर दिया गया है कि इंसान जो है डिमांड करेगा। और वो नॉर्मली, मतलब सोचो पहले इंसान ओकेजनली कपड़े खरीदता था, अभी इंसान शौक शौक में कुछ भी खरीद लेता है कपड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए तो जो इन्वेस्टमेंट होगी, जब पैसा आएगा बिजनेस फर्म को, जो लोन दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, यानी कि बीच में एक फाइनेंशियल मार्केट आ गई। हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म के बीच में फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत बड़ा रोल आ गया। फाइनेंशियल मार्केट क्या करेगी, बिजनेस फर्म को पैसा देगी, पैसा लगाएगी, फिर लैंड लेबर सब चीजों में फिर चीजों को अपग्रेड करेगी। तो क्या होगा, फिर इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, फिर इकोनॉमी रन करेगी, ठीक है ना। तो ये होता है। तो इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट होता है इकोनॉमी में, उसको बैलेंस करने का, वो जितना इक्वल रहेंगे इकोनॉमी उतनी स्टेबल रहेगी। पर क्या कभी कोई इकोनॉमी स्टेबल रह सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। इकोनॉमी को स्टेबल करना इट्स अ वेरी टफ टास्क। तो इसलिए इकोनॉमी जो है ना वो हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। तो जिसके चलते हुए क्या होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बराबर, तो देखो ये तो कहने वाली बात है, किताबों वाली बात है, इकोनॉमी कहाँ स्टेबल रह पाती है, चीजें बहुत सारी चीजें इसमें वेरी करती हैं, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि देखो, इसलिए सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि सेविंग ज्यादा हो रही है तो इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट को पैसा कमाने को नहीं मिलेगा, तो बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा देगा। अब याद करो, मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता था कि जब इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कम हो गया, भाई सेविंग जो है इंसान ज्यादा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो पा रही है, तो इसलिए क्या हो रहा है, पैसा जो इकोनॉमी में कम रन हो रहा है, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा दिया जाता है बैंक के थ्रू, ठीक है। बाय आरबीआई लिख लो इसको, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिजर्व बैंक है ना, रेगुलेटरी है सारे बैंक्स का, वही होल्ड करता है। और सेविंग कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जा रहा है, तो फिर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाएगा आरबीआई के थ्रू, ताकि इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाए। और इकोनॉमी बैलेंस किस में रहेगी, जब दोनों चीजें इक्वल रहेगी तो इकोनॉमी हमारी बैलेंस रहेगी। लेकिन ये तो हार्डली पॉसिबल हो पाता है, इसलिए ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है इकोनॉमी में कि सेविंग ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिराया जाएगा, और इस तरीके से। तो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, अब आप कनेक्ट करो, तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के थ्रू लाई जाती है। अब सोचो, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना हो, बैंक्स ना हो, तो फिर इकोनॉमी को कैसे रन करोगे, क्योंकि आरबीआई क्या है, वो एक बैंक है, बैंक ही तो है ना जो इकोनॉमी को होल्ड करके रखा हुआ है, इकोनॉमी को दोनों तरफ से बीच में पकड़ के उसको मनी फ्लो को पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का किसी भी इकोनॉमी में होना एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और ये जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें फाइनेंशियल मार्केट एक सबसे बड़ा मेजर रोल है। बहुत जरूरी है इन चीजों की स्टडी करके ये समझना कि कैसे एक इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बताया कैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक रोल होता है इस पूरी फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने में। तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, फिर अगले में बैंकिंग आएगा, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह आएंगे, वो सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप एक स्टेप बाय स्टेप करके समझो। तो ये था टॉपिक। अब लास्ट में इसमें आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। अब थोड़ा सा हम लोग उसमें आ जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वे में आ जाते हैं, उसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा है, इसको समझ लेते हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को अगर इक्वल करना है, इसको डिराइव करना है, तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। वाई को हम लेते हैं इनकम आउटपुट, ठीक है, यानी कि हमारा टोटल प्रोडक्शन,
कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब या तो देखो कंजप्शन तो इंसान करेगा ही करेगा, और दूसरा यहाँ पे भी हमने बोल दिया इनकम आउटपुट, यहाँ पे भी कंजप्शन करेगा। इंसान इकोनॉमी में क्या करेगा, या तो इन्वेस्ट ज्यादा करेगा या सेविंग ज्यादा करेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज होगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, दोनों y इक्वल है तो हम क्या करेंगे, c प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस, क्योंकि दोनों y इक्वल टू तो दोनों को हम इक्वली रख लेते हैं यहाँ पे, तो c से c कैंसिल हो जाएगा, I इक्वल्स टू एस हो जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग, और ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, ये वाला, सॉरी ये वाला मैंने गलत बना दी यहाँ पे, ये वाला सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, और इसी को बोलते हैं बैलेंस इकोनॉमी, इकोनॉमी को बैलेंस कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी, वैसे ज्यादा डिटेल में इतना नहीं कि समझ में नहीं आ रहा होगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे अभी इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से समझेंगे, आगे भी बहुत काम आने वाले हैं ये चीजें, ठीक है ना। तो एक बार मैं थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ, छोटा सा समराइज कर देता हूँ। तो इकोनॉमी में क्या होता है कि इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट की जरूरत होती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, सेविंग के पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाती है, ठीक है ना। तो सेविंग बस यही है कि फिर सेविंग ज्यादा हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा देता है वो, और सेविंग कम होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, इकोनॉमी में फ्लो में पैसे को कंट्रोल करने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिप्रेशन ऐसी चीजें ना देखी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये था मेरा टॉपिक, तो आई होप आपको चीज अच्छे से समझ में आएंगी होगी। तो हम अगले टॉपिक पे फिर हम जाएंगे 3 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें गवर्नमेंट टैक्सेस और ये सारी चीजों को हम समझेंगे, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउस होल्डर बिजनेस फर्म के ट्रांजेक्शन, और यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट, फिर गवर्नमेंट का टैक्स आएगा, उसमें कैसे काम करेगा, वो सारी चीजों को अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दीजिए, प्लस कोई भी डाउट है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।